आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज से ये मतलब है कि देखिए क्या पहले बिल है क्या चीज, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। या बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मान लीजिए हमने किसी को गुड्स उधार में बेचे हैं और हम चाहते हैं कि सामने वाला जो उससे पैसा लेना है उसको लिख कर दे कहीं पे। वी वांटेड इन राइटिंग, हमें लिखा हुआ चाहिए कि वो पेमेंट हमें कर देगा। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें वो राइटिंग में लिख प्रॉमिस करता है कि मैं पेमेंट आपको 2 महीने में 3 महीने में जितने टाइम की बात हुई उतने टाइम में मैं दे दूंगा। तो उस कागज को, उस अभिलेख को, उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। वो एक कागज का टुकड़ा है जस्ट। इसके ऊपर एक रेवेन्यू स्टैंप लगती है। लीगल एक सिंपल कागज होता है, उसमें रेवेन्यू स्टैंप एक लाल कलर की टिकट आती है ₹1 की। वो टिकट लग जाती है जिससे वो लीगल हो जाता है। आप चाहो तो उसको नोटरी पे भी करा सकते हो, कोर्ट में भी लिखवा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि वो राइटिंग में प्रूफ हो जाता है। अब सवाल उठता है राइटिंग में प्रूफ की जरूरत क्या पड़ती है? अभी तक तो हमने सारे ट्रांजैक्शन ऐसे किए हैं कि कुछ उधार में बेचे तो जिसको बेचे उसको डेबिट किया और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट किया। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर डेबिट टू सेल्स, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो भी बोलो यही एंट्री की हमने। और हमने कोई अलग से एंट्री तो की नहीं। लेकिन क्या होता है कि बिल्स के केस में हमें राइटिंग में इसलिए चाहिए होता है, इसके सिर्फ यही पर उद्देश्य नहीं है कि सामने वाला अगर लिख के देगा तो हमारे लिए उसके ऊपर कोर्ट केस करना, अगर वो नहीं देता है पैसा उसके ऊपर मुकदमा करना या उससे वसूलना ज्यादा आसान रहेगा। सिर्फ यही बात नहीं है, इसका एक और कारण है। एक कारण ये है कि जिसने उधार में बेचा है उसको भी उससे मदद मिलती है। कैसे मदद मिलती है? मान लीजिए मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने उधार में बेचा, मेरे पास मैं चाहता हूँ कि नगद ही मुझे मिल जाए, मुझे भी पैसे की जरूरत है। और एक कस्टमर मेरे पास आया है और वो कहता है कि उसे उधार में सामान खरीदना है, उसके पास अभी पैसे नहीं है। तो एक तरीका ये है कि मैं उसको मना कर दूं, भाई मत ले जा, क्योंकि मुझे तो नगद चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि मैं उस पर विश्वास नहीं करूं, मुझे विश्वास है, लेकिन मुझे पैसा नगद चाहिए, मेरे पास मुझे मुझे भी जरूरत है पैसे की। और सामने वाला कहता है भाई मेरे पास है नहीं, मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए। तो इसमें एक चीज ये हो सकती है कि मैंने उसको उधार में बेचा और उसके ऊपर एक बिल बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज। और उस बिल में मैंने लिखा मिस्टर सो एंड सो, आपसे मुझे इतने के पेमेंट लेना है, आपको मैंने गुड्स बेचे। और मैंने साइन कर दिया और वो साइन करके दिया उसको और उसने उसको एक्सेप्ट किया, स्वीकृत किया कि हाँ मुझे देने हैं पैसे। डन हो गई बात। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इस बिल को लेकर, अगर मेरे को पैसे चाहिए, इस बिल को लेकर मैं बैंक में जाऊंगा और बैंक में जाकर ये बिल मैं बैंक में देकर बैंक से पैसे अभी ले लूंगा। उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग करना, बिल का डिस्काउंटिंग करना। डिस्काउंट करा लिया बिल, उससे क्या होगा कि बैंक 2 महीने का मुझसे ब्याज ले लेगा, क्योंकि बैंक का काम है फाइनेंस करने का, और मुझे वो पैसे दे देगा। इस पैसे से मेरा काम चल जाएगा। 2 महीने बाद बैंक उसके पास जाएगा जिसने बिल एक्सेप्ट किया, जिसने मंजूर किया हमें दे, उसके पास जाएगा। 2 महीने बाद बैंक उसके पास जाएगा और उससे पैसा वसूल लेगा। उसका भी काम हो गया, मेरा काम, मुझे भी पैसा अभी मिल गया। उसको भी 2 महीने बाद, 2 महीने की मोहलत उसको मिल गई, 2 महीने बाद वो पेमेंट करेगा। दोनों का काम हो जाता है। तो ये जो तरीका है इसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। इसके अंदर ये फायदा रहता है, मतलब एक राइटिंग में एक डॉक्यूमेंट हो जाता है। ये लोग, कई लोग यूज कर आजकल भी इस्तेमाल करते हैं। आजकल मतलब बहुत लोग भी नहीं करते, इसको हुंडी भी कहते हैं हिंदी में हम लोग। हुंडी, हुंडी लिखवा लो, हुंडी लिख दी अपन ने, तो हुंडी लिख दी है, मतलब वो हुंडी का आराम ये नॉर्मली फॉरेन ट्रेड में भी बहुत यूज होता है। फॉरेन ट्रेड के अंदर, विदेशी में भी ट्रेड यूज होता है, लोकल भी होता है। और बहुत ज्यादा इस्तेमाल है ऐसा भी नहीं है, कुछ खास लोग हैं जो इसको ज्यादा यूज करते हैं। जिनको सूट करता है उनको सूट करता है। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज देयर। तो ये इसके पीछे एक चीज रहती है। ठीक है, अब हम इसकी देखेंगे कि बेसिकली ये क्या चीज है। इसके ऊपर मैं आज आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और मेरा ये होगा कि आपके पास जो भी बुक है उससे इस चैप्टर की थियरी, इसका शुरुआत के जो कुछ पन्ने जिसमें इसका थियरी समझाई गई है कि बिल क्या होता है, कैसे
उसको थोड़ा सा पढ़ें। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें कुछ डाउट्स आएंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे हम न्यूमेरिकल्स में जाएंगे। तो ये चीज, ये इसका एक एक्ट है अलग से जिसको इंडियन नेगोशिएबल एक्ट कहते हैं, ठीक है। हाँ, मैच्योरिटी डेट वगैरह इसी में आती है, बिल ऑफ एक्सचेंज में आती है मैच्योरिटी डेट वगैरह। मैच्योरिटी डेट माने जितने दिन की मोहलत दी गई है, बिल की एक मोहलत होती है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 महीना, और उसमें 3 दिन ग्रेस डेज भी मिलते हैं, वो हम ग्रेस डेज वगैरह की बात करेंगे। मतलब जितने समय बाद इसका पेमेंट करना है, जो उसकी तिथि आएगी कि उस तिथि पर भुगतान करना है, वो इसकी मैच्योरिटी डेट कहलाती है, वो इसकी मैच्योरिटी डेट कहलाती है। तो ये इस ढंग से रहता है ये। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए कुछ खास शर्तें हैं जो इसके अंदर पूरी होनी जरूरी है। एक तो ये राइटिंग में होना जरूरी है, जैसे क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जो लिखा गया है, और ये राइटिंग में लिखा, मतलब लिखा होना चाहिए। पुराने जमाने में जब अखबार नहीं चलते तो पेड़ पेड़ की छाल के ऊपर लिखते थे, मतलब ये इसका लिखा होना जरूरी है। और ये अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल माने इसमें कोई शर्तें नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो भुगतान करेंगे, या ऐसा होगा तो भुगतान होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। वो तिथि तय हो गई है, वो जो शर्तें हैं वो सारी शर्तें पहले पूरी कर लो, उस तिथि पर भुगतान करना ही। मेकर मतलब जो बना रहा है वो उसको साइन करता है। वो डायरेक्टिंग टू अ सर्टेन पर्सन, किसी निश्चित व्यक्ति को कहता है कि निश्चित राशि उसको उसके ऑर्डर पे इस निश्चित समय पर दी जानी, बस। किसको भुगतान करना है उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए, कितनी राशि भुगतान करना है वो निश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ हेरफेर हो या उसमें कुछ कंफ्यूजन हो, ऐसा नहीं, क्लियर होनी चाहिए। कब करना है वो भी क्लियर होना चाहिए। तो राइटिंग में है, सिर्फ बोलने से बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनता। अनकंडीशनल, इसमें कुछ शर्तें नहीं है। ये साइन किया जाता है जिसने बिल को बनाया है, ड्रॉवर, जो मेकर है जिसने बनाया, उसको ड्रॉवर भी कहते हैं। ड्रॉ जिसने किया, ड्रॉ किया मतलब बनाया जिसने, और जिसके ऊपर लिखा गया है वो एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि हाँ मैं दे दूंगा। मैं मुकेश अंबानी पर बिल लिख दूं कि तेरे से 10 करोड़ रुपए लेने हैं मेरे को, भैया किस बात के लेने, तो मुकेश अंबानी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसमें कि हाँ मुझको देने हैं, प्रमोट डालने, तब बनता है बिल। ऐसे नहीं बन गया किसी को बिल लिख दिया, आप बिल लिख दो लेकिन सामने वाला कहे कि हाँ मुझको देने, तब कितना एक पैसा देना है, इतना। अब किसको पैसा करना है वो भी क्लियर होना चाहिए। इसमें जो गवर्नमेंट के कानून है, इंडियन स्टैंप एक्ट, उसमें उसके ऊपर कोई ड्यूटी लगती है, कोई टिकट लगती है, तो उतनी ड्यूटी उस पर, टिकट उस पर दी जानी चाहिए। अगर आप ये नहीं दोगे तो कोर्ट के अंदर इसको मान्यता नहीं मिलेगी, लीगल नहीं माना जाएगा। फिर इसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो इस बिल में है। एक ड्रॉवर है, ड्रॉवर माने जिसने बिल बनाया, ड्रॉई माने जिसके ऊपर बिल बनाया गया। अब पहली बात यह ध्यान रखिए, ड्रॉवर वो होगा जिसको पैसा लेना है, वो ड्रॉ कर रहा है, और जिसको देना है उसके ऊपर बिल बनता है, वो ड्रॉ ही कहलाता है। और जो ड्रॉई है वही पेयर है, जिसके ऊपर बिल लिखा गया है वही पेयर है, उसको ही पैसा देना है। और जिसने बिल बनाया है वो पेई भी है, उसको मिलना है पैसा। पेयर माने जिसको देना है, पेई माने जिसको मिलना है। तो बिल में केस में नॉर्मली ऐसा होता है। इसमें और भी कई चीजें आती हैं, देखेंगे धीरे धीरे। जो ड्रॉवर है वो पेई भी है, उसको मिलना है, और जो ड्रॉई है वो पेयर भी है, और जो पेयर है वो एक्सेप्टर भी है, उसको एक्सेप्ट करना है। जिसके ऊपर बिल लिखा गया है, तो देखा जाए तो ड्रॉई, पेई और एक्सेप्टर तीनों एक ही है। इसका मतलब ये हुआ जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया, ड्रॉई, और जिसने एक्सेप्ट किया है, और पेयर, ये तीनों एक है। तीनों एक ही, जिसको पे करना है वो पेयर, उसने एक्सेप्ट किया, और जिसको पे करना है उसी के ऊपर बिल लिखा जाएगा। तो ये तीनों एक ही। और ड्रॉवर और पे, ये भी तीनों, दोनों एक है। जिसने बिल बनाया उसको पेमेंट मिलना है। लेकिन कभी कभी ये दोनों अलग भी हो जाते हैं, तो ये कब होते हैं, क्या होते हैं, हम देखेंगे। ठीक है, ये एक प्रारूप दिया है बिल का, स्पेसिमेन दिया है। जैसे यहाँ पे स्टैंप लग गई ऊपर, यहाँ पे टिकट मुंबई से लिखा गया है, 2 नवंबर 2021 को जगजीत सिंह ने लिखा है। 3 महीने, इस बिल के 3 महीने बाद 10,000 रुपए मुझे, या मेरे कहने पर,
माय और ऑर्डर मतलब मेरे कहने पर किसी और को या मुझको 10,000 रुपए का भुगतान दिया जाएगा फॉर वैल्यू रिसीट। किस बात पे दिया जाएगा? वैल्यू रिसीट, मतलब उसके बदले में जो भी मुझे आपको आप क्यों दे रहे हो भुगतान, उसके बदले मैंने कुछ दिया होगा, तो वो वैल्यू आपको रिसीव हो गई, मतलब मैंने उतने का सामान, उतने की कोई चीज आपको ऑलरेडी दे दी है, आपको मिल चुकी है, रिसीव हो चुकी है। इसका मतलब वो कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल है, मिल चुकी, उसके बदले में आपको भुगतान करना है। जगजीत सिंह ने किसको बिल लिखा है? कैलाश कुमार, और कैलाश कुमार ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे मंजूर है कि मैं इतना पेमेंट आपको कर दूंगा, ये एक्सेप्ट कर लिया। तो कैलाश कुमार के ऊपर बिल लिखा गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैलाश कुमार जो है वो ड्रॉई है, ड्रॉई, उसके ऊपर बिल लिखा गया। कैलाश कुमार एक्सेप्टर भी है और कैलाश कुमार पेयर भी है। देना किसको? कैलाश कुमार। और यहाँ जो जगजीत सिंह है वो ड्रॉवर है, जगजीत सिंह ने बिल लिखा है और उसको पेमेंट मिलना है तो वो पेई भी है। तो जगजीत सिंह पेई भी है और ड्रॉवर भी है। कैलाश कुमार ड्रॉई है, एक्सेप्टर है और पेयर है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक आपसे बात की थी कि ड्रॉई और पेई अलग अलग भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉई पे अलग। यहाँ पे जगजीत सिंह ने बिल तो लिखा है, लेकिन यहाँ जगजीत सिंह ने कहा भाई पैसा मुझे मत दे देना, तुम कौशल किशोर एंड कंपनी को दे दो। इसका मतलब भुगतान किसको मिलना है? कौशल किशोर एंड कंपनी को। तो पे ही हो गया कौशल किशोर एंड कंपनी। ड्रॉर कौन हो गया? जगजीत सिंह, जिसने बिल बनाया। कैलाश कुमार क्या हो गया? कैलाश कुमार ड्रॉई हो गया, जिसके ऊपर बिल लिखा गया। कैलाश कुमार ही जो है वो पेयर हो गया, उसको ही पैसा देना है और वही एक्सेप्टर हो गया। तो नॉर्मली एक्सेप्टर, पेयर और ड्रॉई तो एक ही होगा, ये अलग अलग नहीं होता, लेकिन पेई और ड्रॉवर अलग अलग हो सकते। पैसा लेना था ड्रॉवर को, जगजीत सिंह को, लेकिन जगजीत सिंह ने कहा भाई मुझे मत दो, तुम कौशल किशोर को दो बस, तो पैसा उसको मिलेगा कौशल किशोर को। और बिल बनाया जगजीत सिंह ने, और कैलाश कुमार है उसके ऊपर लिखा गया है, उसको ही पेमेंट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो ये है कहानी बिल ऑफ एक्सचेंज की। अब इसमें एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट पहले मैं नहीं बताऊंगा आपको, पहले आपको थोड़ा सा इसको खुद पढ़ने की कोशिश करनी है। चलिए ब्रीफ में बता ही देता हूँ। चलिए प्रॉमिसरी नोट क्या होता है ब्रीफ में बता देता हूँ। प्रॉमिसरी नोट का मतलब ये होता है कि जिसको भुगतान करना है वो खुद लिख रहा है। इसका मतलब जो पेयर है वही ड्रॉवर है, जिसको पेमेंट करना है वही वही लिख रहा है कि मैं प्रॉमिस करता हूं मुझे इतना इतना पेमेंट आपको मैं कर दूंगा। तो जो जिसको पेमेंट करना है जब वही बिल लिख रहा है, वही लिखना है, प्रॉमिस कर रहा है, तो उसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई मुझे बिल लिख कर देता है कि मैं आपको प्रॉमिसरी नोट लिख के देता है कि मैं आपको इतना इतना भुगतान मुझे करना है, तो मैं वो हाँ हाँ करना है, अरे हाँ क्या करना, वो कह रहा करना है, उसको एक्सेप्ट, मुझे एक्सेप्टेंस जो थोड़ी। तो प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस चाहिए। कोई बिल लिख रहा है किसी के ऊपर कि उसको भुगतान करना है, तो जो भुगतान करना है उसने एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। लेकिन जिसको भुगतान करना है वही खुद लिख कर दे रहा है प्रॉमिसरी नोट, तो उसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अभी मैंने आपको प्रॉमिस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर थोड़ी बहुत बातें बताई और प्रॉमिसरी नोट इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि बिल की डेट कैसे निकलती है, बिल कितने तरह के होते हैं। लेकिन मैं पहले तो ये है कि आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद जल्दी समझ में आएगा और तभी चीजों को करेंगे। तो अभी तक जो मैंने बताया है इस इसमें आपको कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अब देवेंद्र सिंह का कहना है कि क्या प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज का उल्टा होता है? थियरी में बनाने का तरीका उल्टा होता है। जिसको यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट को वो बनाता है जिसको भुगतान करना है, बिल ऑफ एक्सचेंज वो बनाता है जिसको भुगतान लेना है, तो उल्टा होता है। लेकिन एंट्रीज दोनों की बिल्कुल एक जैसी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी हम करेंगे एंट्रीज बाद में। तो जनरल एंट्री अकाउंटिंग के अंदर उसकी जो एंट्री होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है, दोनों में कोई फर्क नहीं। हम दोनों को बिल ऑफ एक्सचेंज लिखकर ही एंट्री करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में दोनों में फर्क है। बिल्कुल सही। और बताइए।
सर अगर देने वाला तिथि के अंदर ही देना चाहे तो? दे सकता है, पहले भी दे सकता है। हम खुशी खुशी ले लेंगे पैसा, 2 महीने का टाइम है भाई, पैसा तो लक्ष्मी जब आए तब अच्छा है, मना थोड़ी करते हैं उसको। वो अगर 2 महीने बाद की डेट है, वो पहले देता है तो पहले दे देगा। उसको कहते हैं बिल रिटायर कर देना, बिल का पहले भुगतान कर देना, तो वो बिल मतलब वो बिल खत्म हो जाता है, लेकिन पहले बिल्कुल ले सकते हैं हम पेमेंट, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल ले सकते लेकिन सर अगर हमने 2 महीने का था तो हमने बैंक में जाके भुना लिया और पैसे ले लिए और इंटरेस्ट भी दे दिए, लेकिन फिर वो डेटर जो था हमारा वो बैंक को बोल रहा है कि नहीं भाई तू 1 महीने में ही ले लो, तो क्या बैंक ले लेगा? हैं। बैंक ले सकता है, तो बैंक फिर आ सकता हमारा ब्याज जो हमने 2 महीने का दिया था? है। वो तो नहीं वापस होगा, लेकिन हाँ ये है कि बैंक उसको जो है डिस्काउंट दे देगा, उसको डिस्काउंट दे देगा, तो वो आप उससे सेटल कर सकते हैं तो कर लीजिए। जो बैंक ने आपसे 2 महीने का बिल आपने भुगतान कराया, वो तो बैंक पहले ही चार्ज ले लेता, वो तो बाद में नहीं लेता, वो पहले ही ले लेता आपसे, समझे आप? जब आप बिल का हाँ सर। डिस्काउंटिंग कराते हैं बैंक से, तो बैंक आपसे पहले ही काट लेता है। हमारे 10,000 का बिल है, तो बैंक आपको क्या करेगा, 10,000 में 500 रुपए बनता है, तो बैंक 500 रुपए पहले ही काट के आपको 9,500 रुपए ही देगा, पूरे पैसे देगा ही नहीं, पहले ही काट लेता है। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, सर होल्डर कौन होता है? होल्डर माने जिसके पास वो बिल है, वो होल्डर है। उसको बियरर भी कहते हैं, उसके लिए 2 शब्द यूज होते हैं, होल्डर एंड बियरर। होल्डर जिसके पास बिल है, और उसको बियरर भी कहते हैं। बियरर माने जो बियर कर रहा है, जो पकड़े हुए, जिसके पास है। अब ये इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब हम बिल बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं तो बैंक होल्डर हो जाता है। अगर हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो बैंक होल्डर हो गया, बैंक के पास बिल है, बैंक बेरर हो गया। मेरे पास बिल था, मैंने किसी और को दे दिया, भाई तुम ले लेना पैसा, तो वो जिसको दिया वो होल्डर हो गया, वो बेरर हो गया। तो ये होल्डर और बेरर दो अलग चीज, ये चीज। आई नीड मोर क्वेश्चंस, आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो पूछ लीजिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि इसकी थ्योरी जरूर से पढ़ें, इसके ऊपर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पढ़ने के बाद आपको और डाउट्स आएंगे, हम और डिस्कस करेंगे। और एक बार थियरी आपको क्लियर होगी तो आप न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, आप जनरल एंट्री ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, और वैसे भी थ्योरी भी आनी ही चाहिए, सीधी सी बात है। जैसे 2 महीने बाद अगर पैसा नहीं दे पा रहा है तो क्या बैंक क्या करेगा सर? बैंक आपके पास भागा भागा आएगा वैसा, बैंक आपके पास भागा आएगा कि तुमको दे दिए पैसे, वो नहीं दे रहा, अब तुम दिलाओ, तो आपको देने पड़ेंगे बैंक को, और आप उससे वसूलते रहो। जी सर। है ना, आपको देने पड़ेंगे, आप बैंक से वसूल, मतलब बैंक को आपको देने, आपको अपनी इज्जत प्यारी तो आपको बैंक को देने पड़ेंगे, आप उससे लेते रहिए पैसे, ठीक है, आप उससे लेते रहिए।